आरबीआई की फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी कमेटी की अनाउंसमेंट्स आ गई हैं। आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किया है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया है। इन्फ्लेशन के एस्टिमेट्स को थोड़ा सा रिवाइज करके थोड़ा सा कम इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट की गई है। जीडीपी को बिल्कुल रिवाइज नहीं किया है। दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी एट द सेम लेवल। एलटीआरओ स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 31 डिसम्बर। गवर्नमेंट आरबीआई ने कहा है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग की अब उन्हें लगता है ज़रूरत नहीं है, इसे वो एक्सटेंड नहीं करेगी। आईएमपीएस की लिमिट्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और बैंकिंग ऑम्बुड्समैन फॉर एनबीएफसीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं जब भी आरबीआई की किसी पॉलिसी के बारे में सुनता हूँ, न्यूज़ में देखता हूँ, मैं हमेशा ये सोचता था कि यार काश कोई बड़े सिंपल शब्दों में लाइक अ लेमैन मुझे इसके बारे में समझा सके। विद दैट इंटेंशन आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। प्लीज़ वॉच। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ ब्रीफ, हर 2 महीने में इस कमेटी की एक बार मीटिंग होती है। इस कमेटी के 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, सो दैट देयर इज़ अ बैलेंस। हर मीटिंग के बाद जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं उन्हें आरबीआई गवर्नर अनाउंस कर देते हैं। मेन मोटिव इस कमेटी का ये होता है कि इन्फ्लेशन को चेक में रखना है एंड इंश्योर करना है कि इकोनॉमी की ग्रोथ होती रहे। आइडली ये माना जाता है कि इन्फ्लेशन शुड बी समवेयर बिटवीन 2% to 6%। 4% की एवरेज इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड टू बी आइडल। इस फाइनेंशियल ईयर में पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी, सेकेंड जून में, थर्ड अगस्त में, और अब अक्टूबर में फोर्थ मीटिंग ख़त्म हुई, जिसके बाद आरबीआई गवर्नर ने जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस थे वो अनाउंस किए। इस मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने रेपो रेट को चेंज नहीं किया है। जैसे पहले वो 4% पे था, उसे 4% पे छोड़ा है। रिवर्स रेपो रेट को भी चेंज नहीं किया है, वो भी अभी भी 3.35% पे है। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरबीआई शायद ये रेट्स थोड़े बढ़ाएगा। हाउएवर जो इन्फ्लेशन पिछले 4-5 महीने में बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी, लास्ट 2 मंथ्स में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है दैट इट हैज़ कम डाउन लिटिल। मे बी दैट वॉज द रीज़न वाई आरबीआई chose to keep the interest rate at the same level. आरबीआई का जो पिछला एस्टिमेट था ऑफ इन्फ्लेशन फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ऑफ 5.7%, उसे भी आरबीआई ने रिवाइज करके अब 5.3% कर दिया है। तो आरबीआई इज एक्सपेक्टिंग दैट इस साल इन्फ्लेशन अब थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आरबीआई जब भी इन्फ्लेशन की बात करता है तो दे आर कंसिडरिंग सीपीआई एंड नॉट डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सीपीआई इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आरबीआई जब भी इन्फ्लेशन की बात करता है, जब भी हम इन्फ्लेशन डिस्कस करेंगे, तो वी आर कंसिडरिंग सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आरबीआई ने अपना जीडीपी ग्रोथ का जो एस्टिमेट है उसे रिवाइज नहीं किया है। दे आर स्टिल सेइंग एक्सपेक्टिंग जीडीपी ग्रोथ टू बी एट 9.5%। आरबीआई ने एलटीआरओ, जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है फॉर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, उसकी वैलिडिटी को 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। नाउ अंडर रेपो बैंक्स जो आरबीआई से उधार लेते हैं, जो पैसा लेते हैं, दैट इज़ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, मैक्सिमम 14 डेज के लिए लिया जाता है। हाउएवर आरबीआई ने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 4% पे, यानी कि सेम ब्याज दर पे बैंक्स को पैसा देने के लिए एलटीआरओ स्कीम इंट्रोड्यूस की थी और अब उसकी वैलिडिटी को उन्होंने स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के लिए 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर। इसके साथ आरबीआई ने कहा है कि जीसैप की अब और ज़रूरत नहीं है, जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड में क्वांटिटेटिव ईजिंग भी कहा जाता है। आरबीआई सेड दैट दे विल स्टॉप डूइंग क्वांटिटेटिव ईजिंग फॉर नाउ, जो पिछले कुछ टर्म में उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था टू एज अ मेजर टू इंट्रोड्यूस लिक्विडिटी इनटू द मार्केट। सो आरबीआई ने कहा है कि जीसैप की अब ज़रूरत नहीं है, दे विल स्टॉप डूइंग दैट। प्लस आरबीआई ने अनाउंस किया है कि आईएमपीएस ट्रांसफ़र, आरटीजीएस और एनईएफटी के अलावा आईएमपीएस इज़ द थर्ड वे ऑफ मेकिंग ट्रांसफ़र, जिसमें ऑन द स्पॉट मनी ट्रांसफ़र हो जाता है टू द अदर अकाउंट। आरटीजीएस और एनईएफटी लगभग 1 से 2 घंटे का टाइम फिर भी लेते हैं, बट आईएमपीएस इज़ ऑन द स्पॉट ट्रांसफ़र। उसकी लिमिट जो करंटली 2 लाख रुपीज़ थी, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। एंड ओम्बुड्समैन स्कीम, जिसके अंडर अगर किसी भी कस्टमर को
किसी भी कंज्यूमर को किसी भी बैंक के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करनी है, कोई एक्शन लेना है, तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास वो जा सकता है। जो स्कीम आज की डेट में सिर्फ शेड्यूल्ड बैंक्स पे एप्लीकेबल थी, आरबीआई ने उसे एप्लीकेबल फॉर एनबीएफसीज भी कर दिया है। So now, in case any consumer of NBFC has any complaints, they can go to the ombudsman for ये थे सारे फैक्ट्स। ये डिटेल्स तो हमने जान ली, बट एक्चुअल फ़ायदा तो तभी है जब आप ना ही सारे के सारे फैक्ट्स जाने, बट कि उन फैक्ट्स को एनालाइज करके ये भी जानें कि फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स डू सम डीप डाइव इनटू द अनाउंसमेंट्स और द इंडिकेशंस व्हिच आरबीआई हैज़ गिवन, एंड कुछ अजम्पशंस लगाते हैं कि आगे क्या। इस सबको समझने के लिए थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब भी किसी इकोनॉमी की हालत थोड़ी ख़राब होती है, इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही होती है, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, कंट्रीज़ जो होती हैं वो अपने सेंट्रल बैंक्स के थ्रू, जैसे इंडिया में आरबीआई के थ्रू, गवर्नमेंट लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने की कोशिश करती है ना। लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पैसा बहुत कम और ब्याज दर पे और बहुत ईजिली अवेलेबल कराया जाता है। सो अगर इंटरेस्ट रेट्स कम कर देगी गवर्नमेंट, तो ऐसा होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कम इंटरेस्ट रेट्स पे पैसा बोरो कर सकता है और उससे वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और जो बायर है सेम लॉजिक उस पर अप्लाई करेगा, कम रेट्स पे उसे पैसा अवेलेबल है तो अवेलेबल पैसे से ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, और ये साइक्लिक इफेक्ट होता है जो इकोनॉमी को एक बूस्ट देता है। लिक्विडिटी बढ़ने से असर क्या होता है वो हमने समझ लिया, बट लिक्विडिटी गवर्नमेंट बढ़ाती कैसे है ये जानते हैं। नाउ इसके लिए आपको दो टर्म्स जानने की जरूरत है, वन इज रेपो रेट एंड सेकंड इज रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई बैंक्स को लोन देती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक रात के लिए मैंने आरबीआई से 100 रुपए लोन लिए और रेपो रेट उसका 4% है, तो एनुअल 4% के हिसाब से एक रात का जितना इंटरेस्ट बनता है उतना बैंक को, आरबीआई को देना है। और रिवर्स रेपो रेट इसका जस्ट उल्टा होता है कि अगर आरबीआई बैंक से पैसा लेती है तो उसके अगेंस्ट वो बैंक को कितना इंटरेस्ट देगी। नो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आरबीआई रेपो रेट कम कर देती है, फॉर एग्जाम्पल पहले 5% था फिर उसको 4% कर देती है, तो बैंक्स जो हैं वो आरबीआई से सिर्फ 4% पे पैसा ले पा रहे हैं। यही पैसा जब वो मार्केट में बोरोअर्स को देंगे तो वो ऑब्वियसली 4% समथिंग पे देंगे। हाउएवर पहले जब वो ये पैसा 5% पे आरबीआई से ले रहे थे तो वो 5% समथिंग पे दे रहे थे, तो जो इफेक्ट है वो स्ट्रेट अवे बोरोअर के पास पहुंच गया, बिकॉज उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल पा रहा है, बिकॉज रेपो रेट कम हो गया है। इसका एक और पहलू है, अगर बैंक का रिवर्स रेपो रेट भी कम हो जाए, यानी कि बैंक अगर आरबीआई को पैसा उधार दे रही है या फिर आरबीआई के पास पैसा रख रही है, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई बैंक को देता है वो भी अगर आरबीआई कम कर देता है, तो बैंक्स को पैसा आरबीआई के पास रखने पे कोई इंसेंटिव नहीं है। अगर पहले 3% मिलता था पैसा आरबीआई के पास रखने पे और आरबीआई उसको घटा के 2.5% कर देती है, तो बैंक्स को लगेगा यार आरबीआई के पास पैसा रखने से बेटर है कि मैं उसे मार्केट में बोरोअर्स को दूं, क्योंकि वहां से मुझे बेटर इनकम होती है। सो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को एडजस्ट करके गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल हो फॉर बिजनेसेस एंड बोरोअर्स और कंज्यूमर्स टू टेक दैट मनी एंड। और गवर्नमेंट्स या सेंट्रल बैंक्स इसका एकदम उल्टा भी करते हैं इन सिचुएशन जहाँ पे वो चाहते हैं कि मार्केट से लिक्विडिटी थोड़ी कम कर दी जाए, मे बी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। रेपो रेट के अलावा आरबीआई का एक दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने का, विच इज़ इन वेस्टर्न वर्ल्ड कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव ईजिंग, विच इज़ डन थ्रू बॉन्ड्स। तो जनरली क्या होता है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा डेफिसिट पे काम कर रही होती है। किसी भी गवर्नमेंट का अगर खर्चा 105 रुपये है तो उसकी आमदनी जनरली 90-100 रुपये से कम ही होती है। सो अगर आमदनी 100 रुपये है और खर्चा 105 रुपये है, तो बीच का जो 5 रुपये का मार्जिन है वो गवर्नमेंट कहाँ से लाती हैं? वो गवर्नमेंट्स बोरो करती हैं, एंड दे बोरो इट बाय इशूइंग बॉन्ड्स। जब गवर्नमेंट को मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करनी होती है तो वो ये बॉन्ड्स मैच्योरिटी से पहले ही बायबैक कर लेती है बैंक्स से, जिन्हें उन्होंने ये बॉन्ड दिए हैं उनसे वापस खरीद लेती है ना। ये बॉन्ड्स की वैल्यू बहुत हैवी होती है, और जब
आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक्स से ये बॉन्ड्स वापस खरीदता है तो उसके बदले में ऑब्वियसली वो बैंक्स को पेमेंट करेगा, विच इज़ अगेन अ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी विच इज़ इन्फ्यूज्ड इनटू द बैंकिंग सिस्टम। बॉन्ड आरबीआई के पास वापस आएगा, उसके अगेंस्ट बहुत सारा ह्यूज पेमेंट्स बैंक्स के पास जाएगा, और बैंक्स के पास जो पैसा होगा उसका वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू गिव इट टू द बोरोवर्स हु नीड इट। सो इस तरीके से भी आरबीआई और सेंट्रल बैंक जो हैं वो मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करते हैं, मार्केट में पैसा अवेलेबल कराते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग के लिए आरबीआई जो टर्म यूज करती है वो है जीसैप, विच मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। एंड पिछले 2 क्वार्टर्स में लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपीज इन्फ्यूज किया गया है इनटू द मार्केट। इतनी लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई है इनटू द मार्केट बाय आरबीआई थ्रू दिस चैनल। नाउ ये जो एक्सेस लिक्विडिटी है ये कई बार सेंट्रल बैंक्स के लिए एक प्रॉब्लम भी बन जाती है। इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो जहाँ पे सेंट्रल बैंक्स ने या हमारे आरबीआई ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज कर दिया इनटू द बैंकिंग सिस्टम, इनटू द मार्केट, और बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है बट इतने बोरोवर्स नहीं है। तो बैंक क्या करता है, जनरली वो वापस आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करना चाहता है जिसके अगेंस्ट उन्हें रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। हाउएवर अगर ये रिवर्स रेपो रेट भी बहुत लो है तो बैंक्स क्या करेंगे, what they generally do is they give huge amounts of loans to big corporates at very low cost। ये जो सिचुएशन है ये कई बार सेंट्रल बैंक्स के लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर सकती है। ऐसी सिचुएशन में किसी भी सेंट्रल बैंक के पास या आरबीआई के पास जो सोल्यूशन है वो ये डिमांड करता है कि उनके जो लॉन्ग टर्म के रेट्स हैं वो इंक्रीज ना हो, वो स्टेबल रहें या कम रहें। हाउएवर जो शॉर्ट टर्म के रेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएं ताकि ये सिचुएशन का कुछ सोल्यूशन मिल सके। और इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, जो टेक्निक है जो आरबीआई और सारे सेंट्रल बैंक यूज़ करते हैं उसे कहते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट को मैं किसी और वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, बट बेसिक आइडिया ये है कि आरबीआई को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स को टच नहीं करना है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है ताकि लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी कम हो जाए। इसके लिए आरबीआई सिंपल स्टेप ये लेती है कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को वो बहुत ज़्यादा सेल करती है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को बहुत ज़्यादा बाय करती है। जब शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स आरबीआई सेल कर रही है तो वो बॉन्ड्स जो भी खरीद रहे हैं यानी कि बैंक्स जो खरीद रहे हैं दे हैव टू मेक पेमेंट्स अगेंस्ट बाइंग दोज बॉन्ड्स, एंड इस तरीके से वो जो लिक्विडिटी है वो बैंक से या मार्केट से वापस आ जाती है, लिक्विडिटी कम हो जाती है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आरबीआई ने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं। नाउ आरबीआई ने पहले ही ऑपरेशन ट्विस्ट करना बंद कर दिया था, दे आर स्टॉप डूइंग दैट अर्लियर। इस बाई मंथली पॉलिसी में आरबीआई ने कहा है कि हमने काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर दी है थ्रू जीएसएआर, थ्रू क्वांटिटेटिव ईजिंग, और अब हम नाउ वी थिंक दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी कि अब वो क्वांटिटेटिव ईजिंग करना भी बंद कर रहे हैं। एंड दे आर प्रपोजिंग टू कंडक्ट अ 14-day लॉन्ग टर्म वेरिएबल रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो जो होता है वो ओवरनाइट रेट होता है जो आज की रेट में 3.35% है। आरबीआई प्रपोज कर रही है कि हम 14 दिनों के लिए बैंक से एक साथ पैसे लेंगे और इसका जो रेट होगा ये ऑक्शन पे डिसाइड होगा, जिसे वो 14-day लॉन्ग टर्म वेरिएबल रिवर्स रेपो कह रहे हैं। नाउ इसके अंडर अगर आरबीआई बैंक से पैसा लेती है तो द रिवर्स रेपो रेट, जो इंटरेस्ट रेट है जिस पे आरबीआई पैसा ले रही है, वो करंट रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा भी हो सकता है। एक बार आरबीआई ऐसा कर चुकी है जहां पे उसने 4% इंटरेस्ट रेट पे 14 दिनों के लिए बैंक से पैसा लिया था। ये सब ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि आरबीआई इज़ नाउ कंफर्टेबल विद द करेंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट, और उन्हें लग रहा है कि अब मार्केट में और लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और अब शायद टाइम आ गया है कि रेट्स जो हैं ये थोड़े से, और ये चीज़ पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगी अगर आने वाले कुछ दिनों में आरबीआई और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच के गैप को थोड़ा सा कम कर देता है। रेपो रेट आज की डेट में 4% है और रिवर्स रेपो 3.35% है। अगर इसके बीच के गैप को आने वाली 1 या 2 बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कम करता है तो इट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर दैट आरबीआई इज़ वेरी कंफर्टेबल विद द लिक्विडिटी पोजीशन, और रेट्स इन कमिंग फ्यूचर बढ़ने वाले हैं। इस सब का नॉर्मल इंसान की लाइफ पे क्या असर हो सकता है? वेल, इफ़ यू आर अ नॉर्मल कंज्यूमर जिसने बैंक से लोन्स लिए हैं या लेने का प्लान कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इन कमिंग फ्यूचर
लोन्स के इंटरेस्ट रेट जो हैं वो थोड़े से हाई हो सकते हैं। इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर जो आज की डेट में हमारी स्टॉक मार्केट के बुल रन का मज़ा ले रहे हैं, वेल वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड द बुल रन इज़ द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी अवेलेबल इन द मार्केट। और जैसे ही ये लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती है, आरबीआई सिचुएशन को थोड़ा सा टाइट करता है, you would want to keep a very close watch on the market because market will react to this। आपके हिसाब से इस सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको जो भी लगता है फ्यूचर होने वाला है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी पूरी रखिए। इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, कीप अ क्लोज वॉच। इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक अ लोन, keep these facts in mind and plan accordingly। Thank you for watching। If you liked it, please subscribe, like, share। Thank you।